नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ रिवीजन के अंदर। ठीक है, जो हमने सुबह जो न्यूज़पेपर पढ़ा था अभी हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज 1 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। और सुबह में हमारा एडिटोरियल पेज आता है, वह अभी आप वीडियो देख सकते हैं। और यह वीडियो यूपीएससी, पीसीएससी और किसी भी एग्जाम के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे जो पहली न्यूज़ थी हमारी, कोई भी न्यूज़पेपर था सबकी फ्रंट पेज की जो न्यूज़ थी वह यही न्यूज़ थी, जिसमें क्या था भी जो आरबीआई ने जो अपनी जो रेपो दर थी उसकी जो दर है वह कितनी 0.05% बढ़ा दी है, यानी 0.5%, यानी आधा प्रतिशत बढ़ा दी है। ठीक है, इससे क्या भी अभी हाल ही में पहले हमने क्या किया था, एक आर्टिकल डिस्कशन किया था जिसके अंदर क्या था, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने भी अपनी रेपो दर या जो ब्याज दरें बढ़ाई थी, जिसकी वजह से क्या था भी हमें आकांक्षा थी भी आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक भी जो अपनी रेपो दर बढ़ा सकता है। जो उम्मीद की जा रही थी कितनी 0.25 की। ठीक है, मगर जो यानी जो बैंक ने बढ़ाई थी, यानी जो फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने अगर बढ़ाई थी, जो जिस हिसाब से उससे अंदाज़ा लगाया गया था जो 2.5 की जो रेपो दर बढ़नी थी वह कितनी हो सकती है 0.50। ठीक है, इससे इतनी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और उसी जो एडिटोरियल का निर्णय था वो बिल्कुल सटीक बैठा है, क्योंकि आरबीआई के आज जो मॉनेटरी पॉलिसी जो समिति जारी की है उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने महंगा यानी जो रेपो दर की दर बढ़ाकर कितनी कर दी है 0.05%। ठीक है, 0.5% कह सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया जो मई की शुरुआत के अंदर जो रेपो रेट 4% थी वह बढ़कर कितनी हो गई 5.90% हो गई है। ठीक है, बाकी सिर्फ इसमें यही कुछ डेटा दे रखा है। इसी की एक यानी ये छोटी न्यूज़ थी जो फ्रंट पेज पर थी, जो हमारा जो बिजनेस पेज आता है उस पर एक है ये न्यूज़ थी। ठीक है, जिसके के अंदर कहा गया था जो आरबीआई ने क्या किया, जो हमारा विकास दर है वह जो विकास दर की जो हमारी दर है उसको घटाकर जो 7.2 पहले की थी उसको घटाकर अब कितनी 7% कर दी है। ठीक है, साथ ही साथ इधर एक न्यूज़ दी गई है जिसमें कहा भी जो रेपो रेट में दर में बढ़ोतरी होने के कारण भी जो बैंक है वह उसका प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन क्या भी रेपो दर क्या है रेपो दर। तो क्या है भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाला ऋण पर जो दर लगाई जाती है वह क्या होती है, रेपो दर कहलाती है। और जो पहला दे रखा है, बैंक जब आरबीआई को ब्याज देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आरआर। ठीक है, और तो इसको बोलते हैं RRR। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। क्या कहता है बी, रेपो दर वह दर है जिस पर किसी बैंक का केंद्रीय बैंक यानी किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्य बैंकों को क्या कहता है, धन देता है। और इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है और इससे बैंकिंग सिस्टम में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद होती है। और घरों में, वाहन में, अन्य व्यक्तिगत या कॉरपोरेट ऋणों में समान मासिक किस्त की वृद्धि की भी संभावना है। और जमा दरों के मुख्य रूप से निश्चित अवधि की दरों में भी वृद्धि होना तय है। यानी हम कह सकते हैं कहीं न कहीं इससे क्या होगा, हमारा जो ब्याज है वह क्या होगा, महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो मौद्रिक नीति समिति की भी बात की गई, इस पर भी देख लेते हैं। जो मौद्रिक नीति समिति है उसको हमने जो आरबीआई संशोधन अधिनियम 1934 था उसमें संशोधन करके हमने यानी 45ZB के अंदर संशोधन करके इसको हमने ऐड किया गया था। ये 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति होती है, यानी इसके कितने 6 सदस्य होते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन से, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत जी गवर्नर है, तो वह इस समिति के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो क्या करती है, मुद्रास्फीति होती है, यानी जो महंगाई होती है उसके लक्ष्य को क्या करती है, निर्धारित करती है। ठीक है, तो इसके अंदर सदस्य कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ इस समिति के निर्णय होता है वह सभी बैंकों के ऊपर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं, जो 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 क्या होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं, जो आर्थिक मामले के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो प्रभावी जो डिप्टी गवर्नर होता है वह इसका प्रभारी हो रहा है। और केंद्रीय बोर्ड के नामित अधिकारी होते हैं वह हमने लगभग तय लिया। और केंद्र सरकार 3 व्यक्तियों को क्या करती है, नियुक्त करती है, जो आर्थिक क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, जिसमें क्या था, पुतिन ने यूक्रेन के जो 4 क्षेत्र थे, ठीक है, उनको क्या अपने हिस्सों में मिला लिया है। तो वह क्षेत्र कौन कौन से थे, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए थे उनको उनके देश के हिसाब से मिलान कराना था, वे कौन सा किस देश में है। ठीक है, तो ये देश कौन यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो इसके अंदर है एक तो लुहाकस, ठीक है, एक है दोनेत्स्क और खेरसान क्षेत्र, और एक है जोपार्जिया क्षेत्र। ये क्षेत्र है उनको रूस ने क्या किया, अपने हिस्से में मिला लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या कहता है, जॉर्डन, रूस, यूक्रेन, तुर्की और इराक। ठीक है, तो क्या कहता है, निम्न में से कौन कौन सा काला सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो इसका जो पांचवा है वह साझा नहीं करता है। ठीक है, अभी हम मैप देखेंगे उसमें अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या भी इसके अंदर जो जॉर्डन है, रूस है, यूक्रेन है और तुर्की, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो काला सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, जबकि जो इराक है वह क्या है, अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा थोड़ा सा नीचे चला गया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जूम के कारण, तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। तो अभी हम देखते हैं ये है हमारा ब्लैक सी। ठीक है, तो जहां इराक की बात करते हैं तो इराक पड़ता है इस साइड। ठीक है, इधर पड़ जाता है। ठीक है, इसके नीचे, जबकि टर्की है ये इधर हमारा जो जो हम बोलते हैं अभी बेलारूस है या बेलगोरिया है, रोमानिया है। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन है, यहाँ पर रसिया है या जॉर्जिया है। तो ये देश ब्लैक सी के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, तो इराक की बात करते हैं तो इराक हमारा इस जगह पर स्थित है, यानी नीचे है, टर्की के नीचे, यानी नीचे के साइड है। ठीक है, ये सीरिया है तो सीरिया की इस साइड है, इराक पड़ता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और द हिंदू के अंदर इसके अंदर एक आर्टिकल भी आता है जो हमने सुबह डिस्कस नहीं किया था, हम कल वाली न्यूज़ में, सुबह वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। क्या है, भी गर्भपात करवाने वाली महिलाओं की, जो नाबालिग महिलाओं की पहचान नहीं होगी उजागर। यानी जो गर्भपात करवाने वाली जो नाबालिग महिलाएं हैं, जो कहते हैं जो नाबालिग महिलाएं हैं, उनकी जो पहचान है वह क्या होगी, उजागर नहीं होगी, यानी गोपनीयता रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने वाली नाबालिका को मेडिकल टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी, एक तो ये एक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भी क्या कहता है ये एक्ट? ठीक है, जो अदालत के अंदर ये याचिका लगाई गई थी, जिसके अंदर पीछे एक याचिका लगाई थी, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मना कर दिया था भी ये आप, क्योंकि वह केवल और विवाहित महिलाओं के लिए था, यह इसमें अविवाहित महिलाओं का जिक्र नहीं था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्या कहा भी ये कहीं न कहीं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है और जो अनुच्छेद 21 है वह उसका क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो इसलिए जो अविवाहित महिला है उनको भी गर्भपात की सुविधाएं दी जानी चाहिए। ठीक है, क्यों हमसे कहा गया भी इस एक्ट के तहत जो जिसको बोलते हैं हम, जो क्या है, जो मेडिकल टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसके तहत 20 से 24 हफ्तों के बीच गर्भपात के लिए अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह प्रावधान सिर्फ विवाहित महिलाओं को मिलाने का भेदभावपूर्ण है। यानी जी विवाहित महिलाओं की बात करता है तो ये क्या है, यानी कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का क्या करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, इसमें कहा गया 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को जो नियम 3B का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यौन अपराधियों से बच्चों की सुरक्षा बॉक्सा एक्ट कानून और जो MTC कानून दोनों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से देखना होगा। ठीक है, यानी दोनों जो कानून है, एक तो पॉक्सा एक्ट और दूसरा हमारा जो हम कह सकते हैं जो हमारा जो यह है MTP एक्ट है, इन दोनों को मिलाकर के हमें क्या देखना होगा। ठीक है, साथ ही साथ पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो पीठ थी उन्होंने क्या किया, जो बाध्यता की बात की, ये भी कहीं के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, इसका भी क्या करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, जिसके अंदर निजता के अधिकार की बात आता है, क्योंकि उनकी जो जानकारी है हमें सार्वजनिक नहीं करनी है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम अविवाहित महिलाओं को 24 माह के बच्चों की भी गर्भपात कराने की अनुमति देता है। तो पहला कथन हम कह सकते हैं गलत है, क्योंकि ये 24 माह के पश्चात की बात कही गई है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर अभी तक इस बात की जिक्र नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही है तो इसमें आगे क्या होगा, संशोधन होगा। ठीक है, आगे कहता है यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है। तो ये जो दूसरा कथन है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह अधिनियम बनाया गया जो हमारा जो सतत विकास लक्ष्य का जो 3 पॉइंट यानी हम कह सकते हैं जो 7 का जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के सहायता कर सकता है। क्या कहता है, यह अधिनियम के तहत गर्भ निरोधक विधियां, उपकरण व विफलता के मामले में जो विवाहित महिलाओं को 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। और यह अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ निरोधक विधि डिवाइस व विफलता के में गर्भ अवस्था में समाप्त होने की अनुमति भी देता है। यानी किस प्रकार से जो गर्भ निरोधक जो उपकरण होते हैं वह अगर विफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम गर्भपात करवा सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है भी गर्भ धारण में 20 सप्ताह तक गर्भ की समाप्ति के लिए पंजीकृत चिकित्सक की राय लेने की आवश्यकता होगी। यानी कोई भी अगर आपका डॉक्टर है तो पहले आपको उसकी राय लेनी आवश्यक होगी। ठीक है, साथ ही साथ गर्भ धारण में 20 से 24 सप्ताह तक गर्भ की समाप्ति के लिए आपको पंजीकृत 2 डॉक्टरों की राय यानी चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। यानी इसके लिए आपके पास जो पंजीकृत आपके कम से कम 2 डॉक्टरों की राय क्या होगी, आवश्यक होगी। ठीक है, अगला कहता है भ्रूण से संबंधित गंभीर असमानताओं के मामले में 24 सप्ताहों के बाद गर्भ की समाप्ति के लिए राज्य स्तरीय और मेडिकल बोर्ड की राय लेना होगा।
ठीक है। कानून सतत विकास लक्ष्य है जो क्या कहता है, जो हमारे लक्ष्य है जो क्या कहता है, जो सतत विकास लक्ष्य का कौन सा 3.1, 3.7, 5.6 को पूरा करने में और मदद करे। रोकथाम योग्य जो कौन कौन सी है, एक तो हमारा है जो 3.1 है, कहीं न कहीं जो मदद केवल रोकथाम जो योग्य मृत्यु दर है को समाप्त करने में योगदान देगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.2 है मातृ मृत्यु दर है के अनुपात को भी कम करने की बात है कहता है। ठीक है। तो अगले न्यूज़ पे, अगली जो न्यूज़ थी वह थी सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो जनसंख्या नियंत्रण है उसके विषय में एक याचिका दायर की गई जिसके अंदर कहा गया था जो सरकार जो दो बच्चों की पॉलिसी लेके आ रही है वह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं असंवैधानिक है, यानी इस प्रकार की कोई याचिका लेगी थी। ठीक है। तो पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है भी इस पर विचार करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी जो जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याओं का क्या है, यानी कारण है। ठीक है। तो इसके जो कह सकते हैं जो जनसंख्या है वह हमारी संवर्ती सूची का विषय है और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार या तो केंद्र को है और साथ ही राज्य सरकारों को कहा है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ठीक है। तो हमारे लिए क्या जरूरी हो जाती है, हमारे वाली ये जो संवर्ती सूची है ये हमारे एग्जाम के लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है। अगला कहता है यह संवर्ती सूची में वर्तमान की तुलना में मूलतः अधिक विषयों को समाहित किया गया है। तो इसका जो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि मूलतः की अगर हम बात करें तो इस अनुसूची में मूलतः कितने थे, लगभग थे 47 विषय थे और अब इसकी भाग बढ़ाकर कितना कर दिया, इसको 52 कर दिया है, यानी मूलतः कम थे और अब इसकी संख्या क्या होगी, अधिक हो गई। जबकि कथन क्या कहता है, अभी वर्तमान सूची की तुलना में मूलतः विषय अधिक थे, भले मूलतः कम थे उस समय। ठीक है। तो दूसरा कथन सही गलत है और पहला कथन क्या है, सही है। मगर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कूट को पहचाने, यानी असत्य कौन सा है, तो असत्य कौन सा है हमारा बी, तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है। क्या कहता है, भारत के संविधान में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को मध्य मुद्दों अथवा अधिकारों के बंटवारे के लिए विभिन्न अनुसूचियों को परिभाषित की गई है। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से, 245 और 246 के अंतर्गत आते हैं। अगला कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य में अधिकारों को उल्लेखित करती है और ये 3 सूचियाँ कौन कौन सी है, एक हमारी संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी क्या है, संवर्ती सूची है। जिस प्रकार से हम देखते हैं संवर्ती सूची में मूलतः विषय कितने थे, 47 थे और अब बढ़कर कितने हो गए, 52 हो गए। राज्य सूची में मूलतः 66 थे, अब बढ़ कम होकर कितने हो गए, 61 हो गए। और जो संघ सूची थी उसमें पहले कितने स्थान में थे, अब बढ़कर कितने हो गए, 60 यानी 100 हो गए हैं। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह क्या है, भी सभी चुनौतियों और मुश्किलों से हम एक साथ निपटेंगे, क्या है, CDS। यानी हाल ही में क्या हुआ है, जो जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को क्या है भी देश के जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का पद है धारण किया है। इससे पहले हमने देखा था जो हमारे जो यानी जो CDS थे कौन है, हमारे विपिन रावत जी, तो उनका एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में क्या हो गई, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके बाद जो ये पद था वह खाली पड़ा था। आज ये पद यानी जो इनकी यानी पद संभालने के बाद ये इस पद में यानी अभी इस पद को भरा गया है। ठीक है। तो साथ ही साथ ये क्या कहें भी रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार भी होंगे और उनके पास सैन्य मामलों के विभाग की भी यानी जिम्मेदारियां होगी और इसके सचिव भी होंगे। वे देश के ऐसे पहले सेवानिवृत्त स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल है जिनको 4 स्टाफ जनरल के रूप में भी फिर से सेना में शामिल किया गया है, यानी पहले वे सेवानिवृत्त हो गए थे, दोबारा उनको यह वापस लाया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद धारण करने की समय अवधि सेना के प्रमुखों की समय अवधि की तुलना में अधिक निर्धारित की गई है। तो इसका जो पहला कथन है बिल्कुल सत्य है। क्या, क्यों, जो सेना के जो प्रमुख होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है वह कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। जबकि जो CDS होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष है। ठीक है। तो ये क्या, इससे अधिक का तो पहला कथन हमारा क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। अगला कथन क्या कहता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेवानिवृत्ति के बाद यानी किसी भी पद के लिए आसीन होने के योग्य नहीं होते। तो इसका दूसरा कथन भी सही है, यानी 5 साल के लिए तो वह किसी भी पद के लिए योग्य होंगे और 5 साल के बाद अगर वह किसी निजी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले सरकार से उनको अनुमति लेनी होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं भी किसी भी पद के लिए वे आसीन नहीं होते हैं। तो दूसरा कथन भी हमारे सत्य है। तो पूछा गया सही कूट, तो सही कूट कौन सा है, केवल C, 1 और 2, दोनों के दोनों सत्य हैं।
क्या कहता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित प्रावधान क्या कहते हैं, जो सीडीएस का वेतन, अतिरिक्त सुविधा व अन्य सुविधाएं प्रमुखों को क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी सेना का प्रमुख को सीडीएस बनाने के लिए आयु सीमा का नियम बाधा न है, यानी कोई भी आयु यानी जो न्यूनतम सीमा नहीं बताई गई है। इसके लिए सीडीएस की अधिकतम आयु कितनी, 65 वर्ष बताई गई है, ठीक है, और अपने पद पर रहेंगे। और वर्तमान में जो सेना के प्रमुख है उनकी आयु कितनी है, 62 वर्ष या 3 वर्ष है, जो दोनों में से पहले हो, ठीक है, क्या तक पददर रह सकते हैं। केंद्र सरकार ने आयु की ऊपरी सीमा के निर्धारण के लिए सीमित सीमा कौन सा नियम था, जो नियम 1954 में नौसेना अनुशासन और विधि प्रावधान विनियम 1965 और नौसेना समाहित के अंदर क्या क्या इनके संशोधन किया है, ठीक है, ये जो कुछ है कानून से इनके अंदर क्या किया गया, संशोधन किया गया है। आगे जो सीडीएस सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने के पात्र नहीं होगा, साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों बाद तक बिना पूर्व अनुमति के किसी भी निजी रोजगार की भी अनुमति नहीं होगी। यानी 5 वर्ष बाद जब तक तो वह किसी नौकरी नहीं कर सकते, मगर 5 वर्ष बाद वह यानी कि सरकारी अनुमति से ही यानी कोई पद धारण कर सकते हैं। सीडीएस रक्षा मंत्रालय के तहत गठित सैन्य मामलों विभाग, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा। ये हमने पहले अभी देखा है। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभागों पहले से कार्यरत कौन सा, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, भूतपूर्व और सैनिक कल्याण विभाग और डीआरडीओ के तहत भी इसमें कार्य करेंगे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह कहते हैं निर्माणाधीन संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों कानून का उल्लंघन नहीं है। ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कि सुप्रीम कोर्ट ने वह जो संसद भवन पर जो राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया है वह जो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक यानी जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो अनुचित उपयोग निषेध कानून का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। इसमें मुद्दा क्या था, अभी जिस प्रकार से इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिसमें जो अशोक स्तंभ की जो मूर्तियाँ थी उसके अंदर जो शेरों का जो डिज़ाइन था वह कहीं न कहीं नरम स्वभाव से दर्शाया गया था, जबकि जो अभी जो बनाए गए हैं तो इसमें क्या जो शेरों का जो डिज़ाइन है वह कहीं नहीं उगर टाइप का, यानी कहीं कहीं हम कह सकते हैं अभी एक प्रकार का जो एक गुसेल टाइप से इसका डिज़ाइन किया गया। इस प्रकार का विपक्ष ने क्या है दिया है, तर्क दिए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसकी क्या की है, मनाही की है। क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राज्य प्रतीक अनुचित प्रयोग का निषेध अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग निजी कंपनी राष्ट्र हित के कार्य में सरकार की पूर्व अनुमति से के बिना कर सकती है। तो ये जो पहला कथन है वह बिल्कुल गलत है, कि यानी कोई भी निजी कंपनी किसी भी उद्देश्य से राष्ट्र प्रतीक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ठीक है। अगला कहता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सारनाथ से लिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है सत्य कोड, तो सत्य कौन सा, केवल और केवल बी, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्या कहता है, भारत की प्रतीक का रूपांतरण अशोक की राजधानी सारनाथ से लिया गया है। प्रतीक में 3 शेर हैं और चौथा शेर है वह हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह पीछे की तरफ है, ठीक है। अशोक चक्र में जो एम्बलम के केंद्र में ही बना हुआ है, जो अशोक चक्र जिसमें कहते हैं, जो एक बार अशोक चक्र के अंदर 32 तीलियां हैं और जो भारतीय जो हमारा जो अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे में लिया है उसमें कितनी 24 तीलियां हैं, ठीक है। एक इसके अंदर बेल है दाई और एक है सपाट घोड़े हैं और चरम दाई और यानी धर्म चक्र के रूप में दर्शाए गए हैं। और प्रतीकों के एक भिन्न देवनागरी में क्या लिखा गया है, इसमें एक सत्य में जयते के कृत है, यानी देवनागरी लिपि में सत्य में जयते लिखा है, ठीक है। अगला अभी कोई भी व्यक्ति प्रयुक्त सरकार की अनुमति के बिना प्रतीक या किसी भी नकल का प्रयोग इस तरीके से नहीं कर सकता कि वह धारणा बना सके कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसा कि भी मामला हो आधिकारिक दस्तावेज से जुड़ा हो। यानी ऐसा किसी भी प्रकार में आप किसी नकल या कोई दस्तावेज पर आप इस प्रकार का एम्बलम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पेटेंट, शीर्ष, ट्रेडमार्क या डिज़ाइन या हिस्से के रूप में प्रतीक का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी कोई भी निजी कंपनी हमारे राष्ट्र प्रतीक का यूज उसके लोगो में या अपने डिज़ाइन में या किसी भी प्रकार में इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ प्रतीक युक्त बौद्धिक संपदा का पंजीकरण भी निषेध है। यानी इसके अंदर जो बौद्धिक संपदा है या कोई इस प्रकार की हमारी संपदा है उसका भी प्रतीक का क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है केंद्र सरकार के पास प्रतीक की उचित उपयोग के लिए नियम बनाने और नियम बनाने की शक्ति है। यानी क्या है ये 2 बार लिखा गया, क्या कहता है जो हमारी जो संसद है या जो केंद्र सरकार है उसके पास प्रतीक से संबंधित कोई भी नियम बनाने की क्या है, शक्ति है,
ठीक है। अगला ये न्यूज़ थी तो हिंदू के अंदर भी थी, दैनिक जागरण के अंदर भी थी। तो दोनों न्यूज़ों में जो कॉमन होती है हम दैनिक जागरण का स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं, अगर कोई अलग न्यूज़ होती है तो वह हम ले लेते हैं। इसमें क्या है, अभी ईरान ने पेट्रोलियम व्यापार के लिए भारत की एक कंपनी है उस पर क्या लिया है, भारत के साथ साथ अमेरिका ने कई देशों की कंपनी है उसके साथ क्या लिया है, प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान, चीन, जर्मनी और अमेरिका निम्न में से कौन संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना पर हस्ताक्षर करता देश है। अगर हम न्यूज़ अच्छे से पढ़ें तो इसके अंदर जिक्र हुआ है ईरान और अमेरिका का, तो हम इससे आंसर ईरान और अमेरिका लगा देंगे, यानी 1 और 4। मगर अमेरिका के साथ ईरान के साथ P5 कंट्री है। ठीक है, तो P5 कौन सी, जो स्थायी सदस्यता है जिनके पास, तो वह 500 के 500 कंट्रियाँ हैं, तो उनके साथ ये चीन, जर्मनी और अमेरिका भी साथ ही हैं। तो आंसर हो गया हमारा इसका डी। ठीक है, क्या कहता है, जिसको जो संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना ईरान और P5 देश कौन कौन से, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच में वर्ष 2013 और 2015 के दौरान चली लंबी बातचीत का परिणाम था। ठीक है, संयुक्त व्यापक जो योजना थी उसमें ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध थे उनको आंशिक रूप से हटाने के बदले में एक अंतर्देशीय परीक्षण प्रणाली की निगरानी में उन्हें परमाणु सिद्धांत कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बाध्य करना था। इसमें क्या था, जो ईरान पर क्या था, जो आर्थिक प्रतिबंध लगे थे या परमाणु से संबंधित प्रतिबंध लगे थे उनको आंशिक रूप से हटा करके उन पर धीरे धीरे उनका जो ऊर्जा के रूप में उसका विकास करने की बात कही गई थी। तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, भारत पर एक तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, यानी जिस प्रकार से हम देखते हैं ईरान के साथ, जो इराक के साथ हमारा ईरान में जो चाबहार पोर्ट है हमारा, ठीक है, वह विकसित हो रहा है, जिससे हम क्या कहते हैं, इससे क्षेत्रीय विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वह भी हम इससे यानी जो तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से क्या है, अभी अमेरिका ने पहले पाबंदी लगाती थी जिससे हम इराक से 3 यानी ईरान से 3 तेल नहीं खरीद पा रहे थे। मगर इसमें क्या होगा, अभी हम अगर इस प्रकार के मुद्दे और ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं तो इससे हम क्या कर पाएंगे, तेल खरीद पाएंगे। ठीक है, इसमें इतना जिक्र नहीं था। जो हिंदू के जो स्क्रीनशॉट था मैं लगाना भूल गया, उस पर क्या था भी, उसमें इस बारे में अच्छे बारे में जिक्र कर रखा है भी किस प्रकार से इसका प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वह सूर्य से उठी मध्यम श्रेणी की सौर तूफान की बड़ी ज्वाला है। ठीक है, क्या कहता है भी, जो एम क्लास यानी जिसको बोले मध्यम श्रेणी की सौर तूफान की ज्वाला निकली है, इससे C क्लास की चलन पहले निकल चुकी थी। यानी जो इसमें यानी जो सौर विकिरण से निकलते हैं उनके अलग अलग प्रकार बना गए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, इसमें एक तो M प्रकार की है, C प्रकार की है और X प्रकार की है। ठीक है, M प्रकार की कौन सी होती है, जो एक मीडियम प्रकार की होती है। C प्रकार की होती है वह सबसे कम लेवल की, सबसे छोटे प्रकार की जो जो सौर विकिरणें होती है, और जो X प्रकार की होती है वह सबसे बड़ी विकिरणें होती है। ठीक है, सनस्पॉट X क्लास की ज्वाला सबसे ताकतवर होती है, जो बड़े पैमाने पर रेडियो ब्लैक आउट का अलावा सैटेलाइट और धरती पर पावर ग्रिड को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आने वाले दिनों में सनस्पॉट का बढ़ना जारी रहेगा और शक्तिशाली ज्वालामुखी भी आ सकती है। ठीक है, किसकी तरफ, पृथ्वी की तरफ। आगे क्या है, सनस्पॉट सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो काले दिखाई देते हैं, जिसका रंग काला होता है और यह सतह के अन्य हिस्सों की तुलना में ठंडे होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के मुताबिक सौर किरण एक अचानक विस्फोट होता है और जो कि सनस्पॉट के पास चुंबकीय क्षेत्र को रेखांकित उलझने के कारण होता है। ठीक है, इसमें हमने ये बाकी ये चीज़ तो वो तीनों श्रेणियों में विभाजित किया, ये हमने देख लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सनस्पॉट सूर्य को मौजूदा अन्य स्थलों की तुलना में कम तापमान धारण करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, जो सनस्पॉट्स होते हैं सूर्य के जो अन्य स्थल होते हैं उनसे तापमान उनका क्या होता है, कम होता है। दूसरा क्या है, C श्रेणी की विकिरणें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि X प्रकार की जो किरणें होती है वह सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, जबकि जो C प्रकार की होती है वह छोटी किरणें होती हैं। ठीक है, तो पूछा गया सत्य कूट, तो सत्य केवल और केवल एक। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।